नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कंटिन्यू एजुकेशन में। आज मुख्य परीक्षा के बारे में बात कर लेते हैं। तो मुख्य परीक्षा से संबंधित जो भी प्रश्न हमारे इस पे पूछे गए हैं, तो एक यहाँ पर एक प्रश्न ये है कि प्रारंभिक परीक्षा पढ़ने में और मुख्य परीक्षा पढ़ने में अप्रोच में क्या डिफरेंस है? लोकेश, इस पे आप बताना चाहें तो अंतर क्या रहेगा? अभी कॉम्पिटिटिव पढ़ रहे हैं, फिर अंतर क्या है? मतलब अब मेंस मोड क्या है? मतलब जैसे बोलते हैं मेंस मोड में आ जाओ, क्या मतलब इसका? अ, दोनों एग्ज़ाम में काफ़ी अंतर होता है। इस एग्ज़ाम के 3 चरण हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। हमें लगता है कि मेंस का सिलेबस ज़्यादा बड़ा है, पर जब आप इंटरव्यू देंगे तो आपको लगेगा कि इंटरव्यू का तो कोई सिलेबस ही नहीं होता है, तो फिर वहाँ तो वो और सबसे बड़ा होता है। तो आप प्री और मेंस के बीच में जो सबसे बड़ा अंतर होता है कि प्री आपको केवल फैक्ट आपको पता होना चाहिए, पर मेंस में आपको उस फैक्ट की पीछे जो अवधारणा है, उद्देश्य है, वो क्यों पूछा जा रहा है, उसका महत्व क्या है, प्रासंगिकता क्या है, वो सब आपको पता होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पे यदि देखें तो अभी क्वेश्चन आया था कि कौन सी नदी 3 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, तो वो माही नदी ऑप्शन में था। पर मेंस में क्वेश्चन आता है आएगा कि कोई भी नदी है तो उसका महत्व क्या है, उसमें जो परियोजनाएं बनी हैं उनका महत्व क्या है। तो आपको सभी आयामों में सोचते आना चाहिए कि उस नदी से सिंचाई भी की जाती है, उससे जल विद्युत का निर्माण भी किया जाता है, वहाँ मत्स्य पालन भी किया जाता है, वहाँ पर जल पर्यटन भी किया जाता है, पानी से वहाँ पे जो सॉइल है वो उसमें मॉइस्चर भी बना रहता है। तो इस तरीके से आपको व्यवहारिक चीज़ें भी पता होना चाहिए। और साथ ही साथ आप प्रशासन में जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर प्रशासन में जाने का आपको जो ज़्यादातर काम करना होगा वो आप समस्याओं का समाधान करना होगा। तो कोई भी चीज़ है तो उससे रिलेटेड समस्याएं क्या हैं और आपके पास क्या सॉल्यूशन है, वो आपको अवश्य पता होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर नर्मदा विकास परियोजनाएं हैं, उससे कई तरीके के विस्थापन हो रहे हैं, पर्यावरणीय चुनौतियां हैं। तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? आपके पास व्यवहारिक सुझाव होने चाहिए। तो आप मूल अंतर ये हो जाता है प्री और मेंस के बीच में। अच्छा, इसमें आंसर राइटिंग का एक है, क्रम से क्वेश्चन ले रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो अभी इसमें जैसे आंसर राइटिंग का है, बहुत आंसर राइटिंग को लेकर एकदम डर का माहौल रहता है कि कैसे क्या करना है। तो कैसे स्टार्ट कैसे करना है कि कोई भी जैसे अभी अपन मेंस, अगर कोई बच्चा दे रहा है 2023 का मेंस, तो अभी दो दो महीने हैं करीब, मार्च में अगर होता है समय पे, तो अभी आंसर राइटिंग करे, टेस्ट सीरीज सीधा लिखना स्टार्ट करे क्या वो? यदि आपने पहले आंसर राइटिंग कभी नहीं की है, और जैसा आप 2 पार्ट में मैं इसे बता देता हूँ। यदि आपको मार्च में मेंस देना है जैसा कि निर्धारित डेट की गई है, यदि आपको मार्च में मेंस देना है तो आपको सिलेबस के अनुसार जो भी आपने पढ़ा है पहले आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है टॉपिक पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करें, उन्हें लिखने का प्रयास करें। आप प्राथमिक रूप से ये ना देखें कि ये कितनी अच्छी क्वालिटी में जाए, प्राथमिक रूप से तो आप ये प्रयास करें कि वो आप लिख पाएँ। फिर उसके पश्चात आप स्वयं ही चेक करें कि उसमें क्या-क्या आप जो अतिरिक्त फैक्ट डालना भूल गए थे या कोई डायमेंशंस ऐसा था जो आप नहीं लिख पाए, तो फिर आप उसे उसमें ऐड करें, ठीक है? और साथ ही साथ यदि किसी को अभी मार्च का मेंस नहीं देना है, तो प्रॉपरली उसे जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो आप, उसे दिन के समय आधे या 1 घंटा फिक्स रखें कि मैं इसमें आंसर राइटिंग करूँगा। अ, आप क्वेश्चन पेपर आप टेस्ट सीरीज से ले सकते हैं या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको लेना ही है। साथ ही साथ जो रवि सर प्रकृति एमपीपीएससी पर जो क्वेश्चन उपलब्ध करा रहे हैं, उनके आप आंसर लिख सकते हैं और चेक करवा सकते हैं। एक आंसर राइटिंग की स्किल है, मैं यही सुझाव देना चाहूँगा कि आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा रहेगा। आप केवल मेंस के टाइम पे 10 से 15 दिन में, महीने भर में आप निपुण हो जाएँगे आंसर राइटिंग में, ऐसा कहना बहुत मुश्किल है और एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो आप उससे अच्छा होगा कि आप निरंतर प्रयास करते रहें। डेली लिखें, कर रहे हैं उसे आप लिखने का प्रयास करें, उसी को क्वेश्चन बनाएं और उसी को लिखें। और आप स्वयं चेक करने का प्रयास करें कि वो उसमें क्या-क्या गलतियाँ थी। साथ ही साथ आपको जो गाइडेंस मिल रहा है उसके तहत आप चेक करवाएँ कि क्या गलतियाँ कर रहे हैं आप।
और टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपको करनी चाहिए। जैसे मुख्य परीक्षा में 3 अंक, 5 अंक और 11 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 अंकों में क्या अप्रोच होनी चाहिए? किस प्रकार से आंसर लिखें? ऐसे ही 5 और ऐसे 11, क्या आप करते हो उस पे? उदाहरण के तौर पे यदि एक सरल सा क्वेश्चन लिया जाए कि उदाहरण के तौर पर मैं अकबर एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि अकबर को यदि 3 मार्कर में आपको लिखना हो, 5 मार्कर में लिखना हो और 11 मार्कर में लिखना हो। 3 मार्कर में तो आपको सीधे ही लिखना है कि अकबर एक मुगलकालीन शासक हैं, उनकी अवधि इस तक इस समय रही है, यानी कि 1556 से 1605 तक उन्होंने शासन किया है। प्रमुख जो उन्होंने युद्ध लड़े हैं उनके बारे में आप बता सकते हैं। साथ ही साथ वो किस लिए जाने जाते हैं, तो एक सुलह, कुल की नीति, मिश्रित संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं। तो कहने का ये अर्थ है कि 4 से 5 फैक्ट जो विभिन्न डायमेंशंस में हों वो आप लिख सकते हैं। और 5 मार्कर में जो पूछा जाता है, जैसे उदाहरण के लिए पूछ लिया जाता है कि कुपोषण के कारण बताइए, या फिर किसी योजना के बारे में पूछ लिया जाता है, तो उसको एक लाइन में संक्षिप्त रूप से इंट्रो के रूप में डिफाइन करने का प्रयास करें, 1 से 1.5 लाइन में। और जो पूछा है वो उसे आप 6 या 7 लाइन में 6-7 पॉइंट में आप उसे डिफाइन करते हैं। के तौर पे यदि कुपोषण के कारण आते हैं तो आप लिखें कि पर्याप्त खाद्य पोषण उपलब्ध ना होना, साथ ही साथ योजनाओं का क्रियान्वयन सफल रूप से ना होना, जो पोषण सेंटर है वहाँ पर पर्याप्त चिकित्सकीय सुविधा ना होना, साथ ही साथ कुपोषण का एक कारण है कि स्तनपान नहीं होना, तो वहाँ फैक्ट भी लिखें आप कि स्तनपान केवल 74% है इंडिया में। तो इस तरीके के फैक्ट भी आप ऐड करते जाएं। और 11 मार्कर में यदि कोई क्वेश्चन आता है, उदाहरण के तौर पर हम 11 मार्कर में एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि मुगलकालीन स्थापत्य कलाओं के बारे में आप बताइए, या फिर आप ले सकते हैं एक सरल सा क्वेश्चन आप ले लीजिए कि राजा भोज की उपलब्धियां बताइए। तो आप इंट्रो लिखें कि राजा भोज का तलवार के साथ साथ कला के भी धनी हैं और इतिहास के महान शासकों में इनका नाम प्रथम पंक्ति में लिया जाता है। यानी कि आप इंट्रो 4 से 5 लाइन में लिखें, उसके पश्चात जो प्रश्न की डिमांड है अनुसार लिखें। जैसे आप इनके बारे में बता सकते हैं, इनकी राजनीतिक उपलब्धियां ये हैं, साथ ही साथ ये जाने जाते हैं अपनी स्थापत्य कला के लिए, तालाब निर्माण के लिए, अपने साहित्य और जो कला को जो इन्होंने जो संरक्षण दिया था उनके बारे में। तो आप हेडिंग बनाएं और उनके सब पॉइंट्स के रूप में आप इन्हें डिफाइन कर दें। और कंक्लूजन आप करंट से ऐड करके कर सकते हैं या किसी अन्य शासक से तुलना करके कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लिख सकते हैं कि राजा भोज ने जो तालाब निर्माण कराया था वो आज वेटलैंड का हिस्सा है, रामसर साइट का हिस्सा है, जो प्रकृति संरक्षण के साथ साथ जल संरक्षण और हमारी पेयजल जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध करा रहा है। और साथ ही साथ ये कला और कला के क्षेत्र में जो इन्होंने संरक्षण दिया था वो आज भी प्रेरणा का सोर्स है। इस तरीके से आप करंट से भी ऐड कर सकते हैं प्रेजेंट टाइम से कंक्लूजन करते समय। अच्छा, इसमें अभी जो 2022 का मेंस होने वाला है, कुछ ही दिन बचे हैं, 10 जी 10 दिन मान सकते हैं मोटा-मोटा। तो अभी आप क्या कर रहे हो? आप भी मेंस दे रहे हो इस बार का 2022 का? तो अभी आप क्या जी कर जी रहे मैं हो? 2022 का मेंस दे रहा मार्जिन हूँ। एस्पायरेंट के लिए क्या सुझाव? अभी मैं ये कर रहा हूँ कि लगभग मेरा सिलेबस लगभग हो चुका है, कुछ टॉपिक या कुछ चीज़ें बची हुई हैं मेरी, तो मैं उन्हें कंप्लीट कर रहा हूँ और साथ ही साथ डेली में 3 से 4 घंटे आंसर राइटिंग करता हूँ। डेली 3 से 4 घंटे आंसर राइटिंग, जैसे रवि सर के क्वेश्चन हैं वो मैं ले लेता हूँ, या फिर किसी कोचिंग के अवेलेबल हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इन सभी को टाइमिंग के साथ मैं 2 सेट तो डेफिनेटली लिखता हूँ, तो 1.5 घंटे के तो 3 घंटे हो जाते हैं। उसके पश्चात मैं उनका मूल्यांकन करता हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ गलतियाँ की है, कि मैं और कहाँ चीज़ों को ऐड कर सकता था। जैसा कि मैंने अभी आपको रवि सर को कॉपी भेजी थी, तो उन्होंने एक और सुझाव दिया मुझे कि लोकेश आप कहीं-कहीं जो एग्जाम्पल आपके छूट रहे हैं तो वहाँ पर आप उन एग्जाम्पल को ऐड करते हैं तो आपकी और अच्छा रहेगा। तो मैंने उस चीज़ को पॉजिटिव रूप से इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया और अभी हाल ही में जो 2-3 दिन की आंसर राइटिंग की है तो मैंने उसमें एग्जाम्पल और बढ़ाने के प्रयास किए जहाँ संभव हो सके। तो अभी जो 10 दिन है उसमें रिवाइज भी करें, आंसर भी लिखें और टेस्ट भी लिखने की कोशिश करें। वही सही हाँ, तरीका रहेगा। बिल्कुल। ऐसा ही है।
अभी आप लिखेंगे नहीं तो जिस प्रकार आप एक सेना केवल ये सोचे कि मैं हम ऐसे जाकर युद्ध लड़ लेंगे या ये ऐसे करके सेना किसी दूसरी सेना को हरा देंगे तो वो व्यर्थ होगा सोचना। जब तक कि आप युद्ध अभ्यास नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे रहेगा कि प्रैक्टिकली क्या-क्या चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ता है। उसी प्रकार जब तक आप आंसर राइटिंग नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे होगा कि लिखने में कहाँ दिक्कत आ रही है। आप परिभाषा कैसे लिखें, मेन कंटेंट आपको क्या डालना चाहिए, कंक्लूजन आपको कैसे लिखना चाहिए, करंट कैसे ऐड करना चाहिए, सब्जेक्ट में इंटरलिंकिंग कैसे होना चाहिए। तो आपको जब तक कि आप आंसर राइटिंग नहीं करेंगे तो आपको इन चीज़ों का पता नहीं होगा। इसमें अभी एक मैसेज आया है, उसकी बात कर लेते हैं। मेल से रिलेटेड मैसेज आया है। तो 1 मिनट रुकिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि अगर जैसे जीएस पेपर 1 की बात करते हैं। जीएस पेपर 1 में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो जीएस पेपर 1 क्या सभी में जीएस पेपर 1, 2, 3 सभी की बात कर लेते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जो किसी से नहीं बन पा रहे हैं। तो 20 का ही उदाहरण ले लेते हैं। 20 में आप सेलेक्ट हो, तो आपने कितने क्वेश्चन छोड़ दिए थे, कितने आपसे नहीं बने थे? क्या क्या था ऐसा कुछ? इस पे जैसे मैं 20 और 21 दोनों का एग्जांपल देता हूँ। 21 का जो मेन था उसमें आपने देखे होंगे हिस्ट्री के क्वेश्चन, तो 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपने कभी शायद सुने भी ना हो। शायद अभी भी प्रकाश था करके अमीन ही ऐसे कोई क्वेश्चन है जो आपको बराबर का 3 से 4 वहाँ पर में भी कभी तो छूटना उतना ही चाहिए जितना सबका छूट रहा है, उससे ज़्यादा नहीं छूटना चाहिए। उदाहरण के तौर पे आपको पहले पेपर में इतिहास में आपके 3 मार्कर 2 से 3 या 4 छूटेंगे, तो वो कोई चिंता वाली बात नहीं है। और सबसे उसके छूट रहे अलावा हैं। ज्योग्राफी में भी 1-2 क्वेश्चन वो सबके छूट रहे हैं। जिस प्रकार प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चन टफ आते हैं, किसी को नहीं बनते, उसी प्रकार मेंस में भी कुछ क्वेश्चन होते हैं। पर जिस प्रकार आप प्रीलिम्स में यदि सरल क्वेश्चन गलत कर आते हैं तो आप कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते, उसी प्रकार यदि मेंस में आप सरल क्वेश्चन छोड़ आएँगे या गलत लिखेंगे तो फिर वहाँ पे कट ऑफ क्लियर करने के चांसेस कम होते जाएँगे। तो मूलतः क्वेश्चन कहाँ-कहाँ छूटते हैं, तो 3 मार्कर में ही छूटते हैं। 5 मार्कर और 11 मार्कर में संभावनाएँ बहुत कम होती है। तो और थर्ड पेपर में वो 11 मार्कर के भी हो सकते हैं और 5 मार्कर के भी। तो आप उसकी चिंता ना करें आप। जो क्वेश्चन आपको आ रहा है, बन रहा है, उसे आप अच्छे से प्रेज़ेंट करें। आपका सिलेक्शन उसी आधार पर होगा। पेपर 3 का सिलेबस समझ से थोड़ा परे है, कुछ भी वहाँ तो कुछ भी पूछ ले रहे हैं। तो पेपर 3 में क्या अप्रोच रहेगी? अभी भी इसमें डाउट रहता है कि एनसीईआरटी पढ़नी 11-12 की या लूसेंट से ही काम चल जाएगा, जो पीसीएम वाले पार्ट हैं। तो क्या आप कर रहे हो, उस पे क्या कर रहे हैं? पेपर 3 के लिए जो बिगिनर्स हैं उनके लिए पहले बता देता हूँ कि पेपर 3 यदि आप स्टार्टिंग अभी कर रहे हैं तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने का प्रयास करें और 9-10th की जो एमपी बोर्ड की बुक आती है साइंस की, वो आप ले सकते हैं। जहाँ से एनसीईआरटी यदि आपके पास समय हो तो आप नहीं है तो फिर आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। और साथ ही साथ आप नोट्स वगैरह ले सकते हैं, आकार वगैरह के साइंस के नोट्स आप ले सकते हैं, जहाँ पे आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको थर्ड पेपर मिल जाएगा। तो वो मतलब ठीक है, अच्छे नोट्स हैं। फिर आपको आकार के नोट्स पढ़ने के पश्चात भी उसमें कुछ-कुछ इम्प्रूवमेंट करना होगा, पर एक बेसिक चीज़ों के लिए आप उन नोट्स का उपयोग कर सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन आया है। इसमें पूछा जा रहा है, सर मेंस के शॉर्ट नोट्स आंसर राइटिंग बेस पर बनाने हैं या टॉपिक वाइज बनाने, और जो कंटेंट है बुकलेट्स हैं उन्हें ओपन करके लिखें या कंटेंट याद करके लिखें? इसमें क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, 2 क्वेश्चन है कि पूछा जा रहा है कि शॉर्ट नोट्स आंसर राइटिंग के बेस पर बनाएं या टॉपिक वाइज बनाएं। पहला क्वेश्चन ये है। अ,
आप मेरे हिसाब से आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। मेरे नोट दोनों तरीके से बने हैं, पर यदि आपको समझ है कि इस टॉपिक में 3 मार्कर क्या पूछा जा सकता है, 5 मार्कर क्या पूछा जा सकता है और 11 मार्कर क्या पूछा जा सकता है, तो आप इस बेस पर भी बना सकते हैं। और आप यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आप टॉपिक वाइज उसे पूरे शॉर्ट नोट बना लीजिए और फिर आप जब क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करें तो आपको पता चल जाएगा। पर यदि आपको पहले ही पता है कि उदाहरण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो क्या-क्या पूछ सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो परिभाषा पूछेगा, उसके एग्जाम्पल पूछ सकता है, उसके 3 मार्कर में। 5 मार्कर में उसके उपयोग पूछे जा सकते हैं, लाभ पूछे जा सकते हैं, चुनौतियाँ पूछी जा सकती हैं। तो आप 5 मार्कर में 5-6 पॉइंट तैयार रखें उनके। 11 मार्कर में आते हैं तो आप नंबर ऑफ पॉइंट बढ़ा दीजिए। वही आपका 11 मार्कर में हो जाएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दिशा में क्या-क्या प्रयास किए गए हैं, तो आप बता दीजिए योजनागत प्रयास ये हैं, संस्थागत प्रयास ये हैं, तकनीकी प्रयास ये हैं, नए इनिशिएटिव लिए गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं भारत के सहयोग से, तो वो आप बता दीजिए। इंट्रो और कंक्लूजन आप माइंडसेट बना के रखिए कि मैं इस तरीके से लिखने का प्रयास करूँगा या करूँगी। जैसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बता सकते हैं कि हम औद्योगिक क्रांति 4.0 की ओर बढ़ के माध्यम करना है, उसकी दिशा में एक ही सकारात्मक प्रयास होगा। अच्छा, जो 11 मार्कर रहते हैं उसमें तो मल्टीपल क्वेश्चंस रहते हैं, तो उसमें कंटेंट अगर बनाया जाए तो 200 वर्ड्स का तो बन ही जाता है, क्योंकि 2-3 अगर 2 जी, क्वेश्चन जी, भी जी। पूछ लिया तो इंट्रोडक्शन और फिर आपने एक पार्ट पहले लिख दिया, फिर दूसरा पार्ट लिख दिया, तो उसमें कंटेंट मिल ही जी, जाता जी, है। जी। जी। एक और इसमें क्वेश्चन है कि जो कंटेंट है, जैसे कंटेंट ये बना रहे हैं तो बोल रहे हैं बुकलेट ओपन करके लिखना है या कंटेंट याद कर लें फिर लिखें। जैसे अगर ये आंसर राइटिंग का है बोला आप यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो बुक को ओपन करके लिखें और आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आप बुक को बंद करके करें। हम्म, ठीक है। अब हम लोग कुछ और बेसिक क्वेश्चन पे चलते हैं। पेपर 2 तक तो ठीक है। पेपर 3 में हमने बात कर ली थी। पेपर 4 की बात कर लेते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था बालाथल संस्कृति। क्या आपने उसको लिखा था? बालाथल संस्कृति निश्चित तौर पे मुझे उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो वो मैंने अटेम्प्ट तो किया था पर उतनी क्वालिटी के साथ वो नहीं गया था। तो जैसे निश्चित तौर पे ऐसे क्वेश्चन आएँगे आपको तो पर अटेम्प्ट आपको करना है। क्या आप लिखा था संस्कृति में आपने आप क्या उसमें? बता सकते हैं? बालाथल संस्कृति आपने पढ़ा था? पहले पढ़ा था? नहीं, नहीं, बालाथल संस्कृति मैंने नहीं उस समय तक मैंने नहीं पढ़ी थी क्या फिर बालाथल लिखा उसपे? संस्कृति। क्या लिखा उसपे फिर? अ, बालाथल संस्कृति में फिर मैंने यही लिखा कि एक संस्कृति में क्या-क्या पक्ष हो सकते हैं। अच्छा, उसके वहाँ सकारात्मक पर पक्ष आपने लिख दिए, कोई भी कल्चर है जहाँ पर वो सामान्य है, वो हाँ, सभी में फिट हो जाए। जो सामान्य से हम लिख सकते हैं कि खान-पान क्या था, महिलाओं की स्थिति क्या थी, वहाँ पर मृदभांडों का उपयोग किस तरीके से करते थे या फिर इस संस्कृति का अन्य संस्कृति से क्या समानता क्या थी। उस तरीके से आप 4-5 पॉइंट आप ऐड करके लिख सकते हैं, तो आपको एप्रॉक्स 1 या 1.5 नंबर तो एटलीस्ट मिल जाएगा खाली छोड़ने के स्थान पे। पेपर 4 की भी यही कहानी है। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिलॉसफी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे अभी विवर्तवाद पूछा गया था शंकराचार्य जी का, विवर्तवाद। और चीज़ें पूछी गई थी। एक क्वेश्चन पूछा गया था जगत प्रपंच के बारे में। तो इस तरह के क्वेश्चन और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, एक लिस्ट है मेरे पास, मैंने इसकी एक लिस्ट बनाई थी और उसको मैंने शेयर भी किया था, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे, जैसे कोई दार्शनिक दे देता है, हमारे सिलेबस का पार्ट है नहीं वो, लेकिन पूछ लिया कि इस दार्शनिक के अनुसार अभिवृत्ति को परिभाषित करें। जैसे मैं कुछ प्रश्न बता देता हूँ कि अरस्तू के आकार एवं द्रव्य सिद्धांत की विवेचना कीजिए। फिर एक प्रश्न है, अभिवृत्तियों का निर्माण कैसे होता है? अभिवृत्ति परिवर्तन के हाइडर और फेस्टिंगर के सिद्धांतों को समझाइए। अजीब क्वेश्चन है, नाम भी तो नहीं सुना। ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जैन मतानुसार अनंत चतुष्टय क्या है? ये सब चीजें पूछी गई। निश्चित तौर पर ऐसे जो क्वेश्चन आएँगे वो आपको आप कितना भी पढ़ लें मेंस आप किसी पे स्पेलिंग याद नहीं आ रही है तो आप उसका सब्स्टिट्यूट ढूँढ लें, वो आप लिख सकते हैं। और आपको पूरी तरह कुछ नहीं पता है तो आप छोड़ भी सकते हैं। कई बार ऐसा होता है जैसे 2021 में
1-2 ट्रांसलेट काफ़ी सारे कठिन आ गए थे, तो किसी से नहीं बने, इंग्लिश मीडियम वालों से भी नहीं बने, तो फिर उसे फिर छोड़ना ही होता है। एक जनरल प्रैक्टिस करके जाएँ बस आप। पेपर 6 की बात कर लेते हैं। पेपर 6 में निबंध है और प्रारूप लेखन। प्रारूप लेखन की तो हमने बात कर दी, किस प्रकार से प्रैक्टिस करना है इन चीज़ों में। निबंध में क्या अप्रोच होती है? अभी कौन-कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं, ये भी आपको बताना है कि अभी आप किन-किन टॉपिक्स पे काम कर रहे हो। आपको क्या लगता है, आपने लगातार 3-4 मेंस दिए हैं, सेलेक्ट भी हुए, तो इसमें क्या है, कौन-कौन से टॉपिक हमें प्रेफ़र करने चाहिए? निबंध 2 प्रकार के अभी आ रहे हैं, एक 50 नंबर का और एक 25 नंबर का। जो 50 नंबर का निबंध है वो ट्रेडिशनल होता है, जो 25 नंबर का निबंध है वो करंट से रिलेटेड आता है। तो आपने देखा होगा कि 50 नंबर का जो निबंध है, जो बड़ा निबंध है 1000 शब्द में लिखना है, वो सेलेक्टेड टॉपिक में से आता है। या तो भाषा के संदर्भ में आएगा या कल्चर से रिलेटेड आएगा। उदाहरण के तौर पर 2020 में और 2019 में भारतीय संस्कृति से रिलेटेड निबंध आए। फिर 2021 में हिंदी भाषा से रिलेटेड एक निबंध आया। तो कुछ टॉपिक होते हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको वहाँ पता चल जाएगा कि किस क्षेत्र से पूछा जा रहा है। जो रिलेटिव हैं जैसे मैंने अभी बताया कल्चर, नारी सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और जो भारतीय राजनीति में क्या सुधार होने चाहिए, चुनाव सुधार, इन टॉपिक्स को आप प्रिपेयर रखें। और रही बात करंट के देखें तो जिस प्रकार 2020 में रूस यूक्रेन युद्ध आया था, उस प्रकार अभी हमास और इज़राइल, फ़िलिस्तीन और इज़राइल विवाद चल रहा है तो वो पूछा जा सकता है। हाल ही में मध्य प्रदेश के साथ 5 राज्यों के चुनाव हुए तो चुनाव सुधार पूछे जा सकते हैं। राजनीति में अपराधीकरण बढ़ रहा है तो वो पूछा जा सकता है। आज़ादी का अमृतकाल और ये उपलब्धियाँ मनाई गई हैं तो वो पूछी जा सकती हैं। चंद्रयान-3 है, चंद्रयान-3 G20 निश्चित है। तौर पर जैसा सर ने बताया, चंद्रयान-3 पर बिल्कुल पूछा जा सकता है, उसी से रिलेटेड अंतरिक्ष उपलब्धियाँ पूछी जा सकती हैं, गगनयान पूछा जा सकता है। चंद्रयान-3 मोस्ट इम्पोर्टेंट है इन सभी में। G20 तो भी इन इम्पोर्टेंट है टॉपिक्स को सर। जो G20 बहुत इम्पोर्टेंट है, G20 है, तो ये टॉपिक्स हैं पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड भी करंट्स के जो टॉपिक हैं वो भी पूछे जा सकते हैं। इसमें क्या करें, एक पेज बना लें इम्पोर्टेंट पॉइंट, है ना? और उनको हाँ, जी, जी। जैसा कि सर ने भी निबंध के संदर्भ में रवि सर ने काफ़ी कुछ मटेरियल उपलब्ध कराया है, जैसे कोटेशन हो गए, पंक्तियाँ हो गई, तो आप कोटेशन और पंक्तियाँ पहले से पढ़कर जाएँ, याद करके जाएँ और वहीं पर इम्प्लीमेंट करें। और इंट्रो कंक्लूजन भी आप तैयार कर सकते हैं। एक प्रश्न पूछा गया है कि सर कौन-कौन से मेंस के पेपर प्रीलिम के साथ ही प्रिपेयर करें? कौन से पेपर हैं जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों साथ में तैयार किए जा सकते हैं? तो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, एमपी है, या आप इनके साथ ही तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इकोनॉमी वाला पोर्शन कुछ हद तक कनेक्ट होगा, ज़्यादा तो नहीं होगा, वो आप कर सकते हैं। एनर्जी वाला टॉपिक है वो आप कर सकते हैं। एनवायरनमेंट वाला टॉपिक आप कर सकते हैं साथ में। पॉलिटी वाला सेक्शन आप कर सकते हैं और योजनाएँ कर सकते हैं आप, वो मेंस और प्री दोनों में आपको काम में आएँगी। आयोग आपको मेंस में भी दिए हैं, प्रीलिम्स में भी दिए हैं। प्रीलिम्स में कुछ ज़्यादा मेंस आयोग दिए हैं तो उनको जो प्री और मेंस दोनों में कॉमन है तो वो आपको दोनों जगह काम में आ जाएँगे। कुछ नए 2020 का जो नया सिलेबस है उसमें सोशियोलॉजी का थोड़ा पार्ट जुड़ा है, प्रबंधन का पार्ट जुड़ा है और लोक प्रशासन का पार्ट जुड़ा है। तो इसके लिए अभी रिसोर्सेस उपलब्ध नहीं है, तो आप इसको कहाँ से कर रहे हैं? इसके बारे में थोड़ा बताएँ। इसमें कुछ थोड़ी चुनौतियाँ आती हैं तो आप सोर्सेज़ आप कुछ दृष्टि की बुकलेट्स अवेलेबल हैं, आकार के नोट्स हैं वो ले सकते हैं सोर्सेज़ में आप। ठीक। मोटे तौर पर यही बातें थी और अब इसमें कुछ ज़्यादा प्रश्न हमारे पास हैं नहीं, हमको जो हमसे पूछा गया था उसमें हमने लगभग सारे प्रश्न पूछ लिए हैं।
तो और इसमें अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं, अगर कुछ पूछा जाता है तो इस पे भी कर लेते हैं बात। जिस जो डाउटफुल क्वेश्चन है वैसे सर ने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है, पर यदि आपको व्यक्तिगत तौर पर भी कुछ हैं तो आप निश्चित तौर पे पूछ लीजिए, हाँ, पूछ सकते क्योंकि आप जब तक नहीं पूछेंगे तो आपके डाउट बने रहेंगे। आप क्लियर नहीं होंगे। हाँ, हमारा यही प्रयास था कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वीडियो हैं, स्ट्रैटेजी तो सब वही बता रहे हैं, हम सब जानते भी वही हैं। कोई नई बात यहाँ तक ज़्यादा आएगी नहीं, क्योंकि चीज़ें पहले से हैं। अब ये रहता है कि जिनका सिलेक्शन हो गया है, अगर वो चीज़ें बताते हैं तो थोड़ा वेरीफाइड हो जाती चीज़ें, ट्रस्ट ज़्यादा करने लगते हैं उनके ऊपर। तो इसीलिए आज ये जी। प्रयास किया गया था लगातार। मैं जैसे कि अभी प्रारंभिक परीक्षा जो उसमें कम अंक आ रहे थे, तो यही था कि जिन लोगों के लगातार अच्छे स्कोर आ रहे हैं, जैसे केशव है मेरा, लगातार इनके प्री में अच्छे स्कोर है, जनरल कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं ये। लोकेश हो गए, तो इस बार भी पेपर कठिन था लास्ट ईयर की तुलना में, ऐसा बताया जाएगा। तो यही था एक प्रयास कि वेट कर लेते हैं कुछ। ठीक है, आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। जितना था हमने लगभग बेसिक चीज़ें कर दी हैं, सभी का धन्यवाद देने के लिए। तो धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद लोकेश, धन्यवाद मयंक, और जो लोग भी जुड़े हैं साथ में, सभी को धन्यवाद। ओके।